अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज भी बदल गया है और कहीं राहत में लोग नजर आ रहे हैं तो कहीं पर लोग आफत में देखे जा रहे हैं। टिहरी के रोसाल गांव में आई तेज आंधी से एक घर की छत उखड़ गई और घर की छत कच्ची थी और जब तेज आंधी आई तो छत उड़ गई। जिस वक्त आंधी आई तब घर के अंदर 2 महिलाएं और 2 बच्चे मौजूद थे और सभी ने भागकर अपनी जान बचा ली। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। हम बेहतर साहब बैठे हैं नहीं मी नतीर था या पर तब रे या चादर रोड आनी जब रे से बिहार गए मैं बुआ ना कि दादी चादर उड़ गई तब रे 100 रुपए मारी नहीं हम का राणा नहीं का कि कुछ नहीं है। एक ही घर था वो उसके ऊपर चादर डाल रखी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा तूफान आया पूरी चादर पलट गई। देखो आप देख सकते हैं। अब अपने बच्चों के लेकर कहाँ जाए हम। और नैनीताल में मौसम में बदलाव हुआ है और सरोवर नगरी में झमाझम बारिश हुई है जिससे कि मौसम बेहद ही सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग परेशान थे, उन्हें राहत मिली है। हालांकि बारिश में स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन नैनीताल में मौसम के बदलाव से ठंडक लौट आई है। वहीं बारिश से जंगलों में भी जो आग लगी हुई थी उसमें भी काफी हद तक फायदा हुआ है और जंगलों की आग बुझ गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार से मौसम बदला है और लोगों को करीब 10 दिन बाद गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी देहरादून में भी बारिश हुई। तेज हवा के साथ में आधे घंटे हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देहरादून के साथ में पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कुछ इलाकों में बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन अलग अलग जिलों में इसी तरह से मौसम बदलेगा और जिससे पहाड़ और मैदान में 4 से 5 डिग्री तापमान कम होगा। साथ ही 23 और 24 जून से पूरे प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कल भी हमको एक्टिविटी ठीक ठाक मिली है, लाइट से मॉडरेट जो है। तो अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर उसमें और कमी आएगी और मैं कहूंगा 1-2 दिन में जो टेम्परेचर में कहूंगा 4 से 5 डिग्री तक का जो है हिल्स में इसमें कमी आ जाएगा और मैदानी क्षेत्रों में भी कहूँ तो 2 to 4 डिग्री तक का जो कमी यहाँ भी आएगी। और चमोली में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कि लोगों को एक और, जहां गर्मी से लोग परेशान थे वो तो राहत मिल गई है, तो वहीं पर सेब और आलू की फसल के लिए बारिश अच्छी बताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम और साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम की करवट लेने के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम सहित आसपास के जो क्षेत्र हैं जोरदार बारिश हुई। वहां पर बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय के बाद में पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है और बारिश होने से लोगों को गर्मी से खासी राहत जरूर मिली है। करीब घंटे भर तक बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई है तो वहीं जंगलों में जो आग लगी हुई थी वो भी बुझ गई है। बारिश होने से पेयजल संकट दूर होने की उम्मीद है क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए थे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की किल्लत और साथ ही पंपिंग योजना को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था और वो जारी है। वहीं पूर्व विधायक केदार सिंह रावत धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों से बात की। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि बड़कोट को 2 करोड़ 90 लाख रुपए की जल्द ही योजना स्वीकृत होने के साथ ही काम शुरू हो जाएगा और पेयजल पंपिंग योजना की DPR शासन तक पहुंचा दी गई है। खुद मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। मैंने पत्र भी उनको दिया और वार्ता भी की, सचिव साहब से भी वार्ता की, हांकी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और उन्होंने कहा कि तत्काल निर्देश मैंने दे दिए हैं बड़ी पंपिंग पेयजल योजना के DPR पुनः प्रस्तुत करने के लिए।
चक्राता के मोठी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने डीएम से की और जांच की मांग की। वहीं डीएम के आदेश पर खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में गांव में टीम पहुंची और विकास कार्यों की जांच की। खंड विकास अधिकारी ने इस मामले में जल संस्थान के अधिकारियों की एक टीम को नियुक्ति करके पूरे मामले की 15 दिन के भीतर जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। हमें सूचना में जो अनियमितताएं पाई गई थी हमने वीडियो साहब के समक्ष रखी और अनियमितताएं बहुत है, तो वीडियो साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर हम जांच कमेटी आएगी। जो आपको शिकायत है, जो प्रधान की अनियमितता पाई गई, वो प्रॉपर उस चीज़ को नापा जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो काम है वो धरातल पे हो रखे हैं, जमीन पे हो रखे हैं। लगभग 10 से 12 ऐसे कार्य हैं कि जिनमें इनके द्वारा जितना लागत दर्शाई गई है उससे कम होने का कार्य बताया गया है। उसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी। एक पखवाड़े के भीतर इसमें जल संस्थान के सहायक अभियंता और जेई यहाँ पर मौके पर आएंगे और शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान के साथ में स्थलीय सत्यापन कर ये जांचेंगे कि क्या वाकई में जो प्राकलन की लागत है। हरिद्वार में बियर बांटकर सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाना युवक को भारी पड़ गया और ब्राई एरिया में बियर बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और हरिद्वार पुलिस ने अंकुर चौधरी के नाम के युवक पर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने युवक को पकड़कर उसका पुलिस एक्ट में चालान भी काटा। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से युवक का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अंकुर चौधरी अपनी हरकत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहा है। मेरा नाम अंकुर चौधरी है। कल मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सहारा लिया था और वो ड्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज़ का मालूम नहीं था और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुँची है उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और इस संबंध में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई है जिसका मेरा चालान कटा है थाने में। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी आज अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ ही हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं बद्रीनाथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन के बाद में गोपेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बीजेपी की जनसभा भी होगी। तो उपचुनाव के रण को लेकर दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यह मुख्य मुकाबला है। आज बीजेपी के कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नॉमिनेशन फाइल के दौरान में कैंडिडेट के साथ में नजर आएंगे। वहीं मंगलौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन आज हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुधवार को काजी निजामुद्दीन को नामांकन करना था, लेकिन कल देर तक कांग्रेस की मीटिंग चलती रही। इस वजह से कल नामांकन नहीं हो पाया, लिहाजा आज काजी निजामुद्दीन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला ने भी अभी नामांकन नहीं किया है। बद्रीनाथ में लखपत बुटोला कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उपचुनाव के बाद में उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी होगी, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत के नेता सरकार से सैलरी पेंशन के साथ वही सुविधाएं चाहते हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद में सांसद विधायकों को मिलती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगले 6 महीने में सरकार के सामने 2 चुनाव जीतने की चुनौती है। पहला शहरों में होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद जिले, ब्लॉक और गांव के पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन पूरा दमखम लगाएंगे, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रतिनिधियों की तरफ से नई डिमांड सामने आई है, जिसे न कहना विधायकों, सांसदों और सरकार के लिए आसान नहीं होगा। निकाय और पंचायत के नेता चाहते हैं कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए। जैसे विधायक सांसद को सैलरी और सुविधा मिलती है, वही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए।
निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि वो भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। मामला सैलरी, पेंशन, सुविधा से जुड़ा है तो कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक हैं। मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका मानदेय भी जो है जैसे हमारे विधायकों को मिलता है ऐसे ही उसी तर्ज पे जो है उनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो जैसे हमारे विधायक हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा है, उनको बाई ईयर की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, ऐसी सुविधाएं जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा ये कहना है जब विधानसभा के विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की एक नियत मानदेय है, वेतन मानदेय है, तो इन जो ये छोटी ग्राम सभाएं, जो ये छोटी इकाइयां हैं, इनका भी एक नियत मानदेय होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ये मांग जोर पकड़ सकती है तो सैलरी से सुविधाओं तक के लिए पैसों का इंतजाम सरकार को करना होगा, जो आसान काम नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकाय और पंचायत के लिए ये बड़ा मुद्दा है जिस पर फैसला कैबिनेट लेवल पर होगा, इसीलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकते। अब चूंकि ये विषय नीतिगत है, इस पे बहुत ज्यादा मेरा बोलना भी उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सब बैठ के ऐसे निर्णयों पे, चूंकि कैबिनेट है, कैबिनेट निर्णय लेती है, अकेला मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता, कैबिनेट निर्णय लेती है, उसके बाद फिर हम लोग उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये विषय यदि आएगा तो हमारे कैबिनेट में इस पे फिर चर्चा करेंगे। साफ है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव के जो नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, पर इस बार ये नेता वही सुविधा खुद के लिए भी चाहते हैं जो सांसद और विधायकों को मिलती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंका है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रुक जाए। उन्होंने गृह मंत्री से इसकी जांच कराने की भी मांग की है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि साक्षी महाराज निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। बिल्कुल, विदेशी ताकतें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं, मोदी जी टारगेट पर रहे। और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है, तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। पौड़ी जिले की सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां के बीरोखाल ब्लॉक के जुखड़ी गांव में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया और बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की नजर में अवैध मजार के न आने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। वहीं सूचना पर प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त किया। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अवैध मजारों को लेकर हमारा संगठन लगातार ज्ञापन दे रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये कहीं ये दूसरा कश्मीर न बन जाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जगह जगह ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पे, और जो अवैध निर्माण करके मज़ारें बनाई जा रही हैं उन पे हमने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद में देहरादून जू में बुधवार को 2 गुलदार बाड़े में रिलीज किए गए। अब जू जाने वाले टूरिस्ट को यहां पर गुलदार देखने को भी मिलेगा और 2.5 साल के इस गुलदारों को 2022 में नरेंद्र मोदी और साथ ही हरिद्वार डिवीजन से रेस्क्यू किया गया था।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारी विभागों में काम में देरी का हाल सिर्फ दूर दराज के इलाकों में ही नहीं है, बल्कि राजधानी देहरादून में भी होता है। दरअसल दिसंबर 2022 में मॉडर्न इंदिरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ था। MDDA के साथ में ये काम एक प्राइवेट एजेंसी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि 14 महीने में एक मंजिल का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% ही काम हो पाया है। बुधवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और साथ ही विधायक खजान दास ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, तो बताया जा रहा है कि साल 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। देहरादून के घंटाघर से सटे इस प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा दुकानें और साथ ही 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। उस समय ये कहा गया था कि 14 महीने के अंतराल में हम दुकानें बना देंगे, किंतु बहुत लेट हुआ है, विलम्ब हुआ है काम में, और अब तो फंडिशन तैयार हो ही गई करीब करीब। मुझे लगता है कि 10 से 12% काम हुआ है, किंतु अब जब ऊपर बिल्डिंग बनेगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। यानी कि 2026 तक का इन्होंने हमसे कहा कि 2026 तक हम क्लियर करके देंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में यात्रा सीजन के दौरान में मिलावटखोर भी सक्रिय हैं, जो बाहर से आने वाले यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो सोडे की बोतल्स हैं उसमें गंदगी मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरिद्वार के होटल, ढाबों और साथ ही अस्थायी दुकानों पर छापा मारा, तो हकीकत सामने आई। कई दुकानों पर गंदगी से भरी बोतल्स खुलेआम बिकती हुई नजर आई। इसके साथ ही दूध, पनीर और साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आज भी हम लोगों के द्वारा 4 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें आज हमने पनीर भी जांच के लिए भेजा है और पनीर के साथ साथ सॉस और दूध वो जांच के लिए भेजा। और लगभग हमने आज 200 कुछ बोतलें हैं जो भी मिस ब्रांडिंग की थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है मौके पे। हरिद्वार में पुलिस और एक टूरिस्ट के बीच में विवाद हो गया, जिससे कि प्रदेश में अब एक बार फिर से टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले ही टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमारा यहाँ भी विचाराधीन है अभी, जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है, तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जो जैसे टूरिस्ट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है टूरिस्ट को ज्ञान नहीं है कि टूरिस्ट को ज्ञान में मतलब जो है वे मिल जाएगा जिसको नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जो है इससे फायदा तो पहुँचेगा ही जो टूरिस्ट को। उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिस्ट पहुँचता है, तो यहाँ के लोगों की आमदनी का भी एक बड़ा साधन है। लेकिन पुलिस और पर्यटकों के बीच की झड़पों से राज्य की छवि खराब होती है और टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के छात्रों ने भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, बावजूद इसके यहां की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही टीचर। हालात कुछ यूँ है कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ 10 में ही प्रिंसिपल मौजूद है, जबकि शेष 205 स्कूल प्रभारियों के हवाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का भी है। यहाँ 1058 प्रवक्ताओं की जगह 470 ही तैनात हैं, जबकि एलटी में भी 389 शिक्षकों के पद सालों से खाली हैं। वहीं बात अगर सहायक अध्यापकों की करें तो इनके भी 390 पदों पर कोई तैनाती नहीं है। हमारे 215 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 87 हाई स्कूल हैं, जिसमें 2 केवल प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 128 इंटरमीडिएट हैं, जिनमें केवल 8 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कुल 215 के सापेक्ष 10 प्रधानाचार्य ही जनपद में कार्यरत हैं। शिक्षक और प्रिंसिपल की इतनी भारी कमी के बाद भी जिले के स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभारियों के सहारे चल रहे इन स्कूलों की सुध किसी को नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी है, वहीं अन्य प्रशासनिक कार्य भी खासे प्रभावित रहते हैं। यही नहीं, शिक्षकों को प्रभारी प्रिंसिपल बनाए जाने से टीचर्स पर काम का दोहरा बोझ भी है। शिक्षा का जो पलायन है वो शिक्षा ही का कारण भी है। हर कोई अभिभावक चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब प्रिंसिपल न होने के कारण जो होता है प्रभारी बना के, प्रभारी सबका आभारी रहता है। इसलिए यदि प्रिंसिपल होगा तो भाई विद्यालय में अनुशासन होगा। शिक्षा की व्यवस्था का ये बुरा हाल दूर दराज के स्कूल में ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि बेहतर एजुकेशन की चाह में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी शहरी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कल्याणी के पास में दिल्ली के यात्रियों की कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। उत्तरकाशी के कई जगह पर पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा के बिनसर में 4 वनकर्मी की मौत मामले में परिजनों को स्थायी नौकरी की मांग परिजनों ने की है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। बागेश्वर कैंपस में 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। देहरादून में कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 250 से अधिक पेड़ काटने के प्रस्ताव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई संगठन ने पेड़ काटे जाने के विरोध में आंदोलन किया। बागेश्वर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिल पाई है। कर्मचारियों ने डीएम से सैलरी दिलवाने की मांग की है। रुद्रप्रयाग में पूर्व अपर सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों ने घेर लिया। उनके कार्यकाल में पुरोहितों के निजी भवनों में तोड़फोड़ की गई थी। हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल जिले की जिला योजना बैठक ली, जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। बागेश्वर के कपकोट के ग्रामीणों ने इन दिनों बिजली का बिल देखकर खासा नाराजगी जाहिर किया। अधिकतर ग्रामीणों के बिल हजारों में आ गए। हल्द्वानी में बरसाती नालों की सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश होने पर सड़कों में बरसात का पानी ना भरे।